गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं विठल खंडेलवाल आप लोगों के लिए लेकर के आऊँ बहुत ही शानदार वीडियो लेक्चर फॉर 11th क्लास। हाँ, अभी तक हम 10th और 12th के वीडियो बढ़ा रहे थे, अभी 11th के भी हम वीडियो दे रहे हैं। आप लोग बिल्कुल ध्यान से सुने और समझे, सारी चीजें आप लोगों के सामने हैं। सेट्स, आज हम सबसे पहले बात करेंगे सेट्स की। सेट्स एक्चुअल में है क्या चीज? देखो, जो इसकी डेफिनेशन है वो ये है, सेट इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। इसे ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं, एलिमेंट भी कह सकते हैं, डेटाज भी कह सकते हैं। सर, सेट इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, इस चीज का मतलब क्या है? बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। वेल डिफाइंड का मतलब है जिसे अच्छे तरीके से डिफाइन किया जा सके। अभी तक आपको ये बात नहीं समझ में आ रही है, मैं आपको एक लाइन में इसका मतलब समझा रहा हूं। वेल डिफाइंड का मतलब होता है जिसका आंसर किसी से भी पूछा जाए तो वो एक ही आए। वेल डिफाइंड का सीधा सा मतलब ये है, यानी अगर किसी क्वेश्चन का आंसर अगर हम किसी भी व्यक्ति से पूछे तो जितने भी व्यक्तियों से हमने पूछा, अगर सभी का आंसर एक ही आए तो हम उसे कहेंगे वेल डिफाइंड। कैसे? जैसे पूछना, इस चीज का मतलब आप समझे तो ये आप लोग सेट्स इजीली पता कर लेंगे ये लाइन से। मैं बिल्कुल क्लियर समझा रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा। जैसे मैं पूछूं बेस्ट क्रिकेटर ऑफ इंडियन टीम, 11 बेस्ट क्रिकेटर ऑफ इंडियन टीम, आपने कहा कि 11 बेस्ट क्रिकेटर ऑफ इंडियन टीम। प्यारे बच्चों, अब अगर आप लोग देखेंगे और मैं कहूँ कि क्या ये जो डेटा है या क्या ये लाइन है वो वेल डिफाइंड वर्ड को पूरा कर रही है या नहीं है, तो मेरी बात बिल्कुल ध्यान सुनिएगा। अगर आपसे कोई पूछे 11 बेस्ट क्रिकेटर कौन है, तो आपके हिसाब से आप अपने हिसाब से बेस्ट क्रिकेटर बताओगे। अगर कोई मेरे से पूछे कि बेस्ट क्रिकेटर कौन है, तो मैं अपने हिसाब से बताऊंगा। किसी और से पूछे तो क्या सभी लोगों का आंसर एक है? नहीं है। तो आप बोल सकते हो कि नहीं, दिस इज नॉट अ सेट्स, ये सेट्स नहीं है। तो बात समझ में। अब मैं आपसे पूछता हूँ, 2015 में जब 2011 में महेंद्र सिंह धोनी की टीम ने वर्ल्ड कप जीता था, अब मैं अगर किसी से पूछूं द 11 क्रिकेटर ऑफ इंडियन टीम एट द टाइम ऑफ विनिंग वर्ल्ड कप इन 2011, तो आप लोगों का आंसर क्या आएगा? सबका एक ही आएगा, क्योंकि जो 11 खिलाड़ी 2011 के वर्ल्ड कप के फाइनल में खेले थे वो सभी के एक ही थे। ऐसा थोड़ी होता है कि मैंने कहा कि मैंने तो उस समय युवराज सिंह को खिलाया था, किसी ने कहा कि मैंने तो अपनी टीम के अंदर भैया और किसी सुनील गावस्कर को खिलाया था। ऐसा थोड़ी हो सकता है। 2011 की जो टीम थी वो 2011 की टीम का आंसर सभी का सेम आएगा। ऐसे हम बात करें और भी किसी भी चीज में, तो 1983 में, तो आप लोग समझ गए द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड का मतलब सिर्फ इतना सा है, अगर उसका आंसर किससे पूछा जाए तो आंसर सभी का एक ही आना चाहिए। अब मैं एक और क्वेश्चन देता हूं, बेस्ट राइटर टेन बेस्ट राइटर इन इंडिया। तो भैया अगर इसका आंसर आपसे कोई पूछे तो आप लोग बोलेंगे कि मेरे हिसाब से आंसर अलग आएगा, मेरे हिसाब से बेस्ट राइटर कोई और है, दूसरे के हिसाब से बेस्ट राइटर कोई और है, तीसरे के हिसाब से बेस्ट राइटर कोई और है। लेकिन अगर मैं ऐसे पूछूं कि भाई इस साल नोबेल विजेता जीतने वाले बेस्ट राइटर कौन कौन हैं, तो आप बता दो कि भाई ये लोग हैं जो नोबेल विजेता जीते हैं, तो इसका आंसर सभी का सेम ही आएगा, अलग अलग आने से रहा। बात मेरी समझ पा रहे हैं आप लोग? ठीक है, आइए और देखते हैं। आइए स्टूडेंट, तो मैंने कहा कई लोगों को ये मतलब नहीं पता होता वेल डिफाइन का मतलब क्या होता है, तो आज आपको वेल डिफाइन का मतलब मैंने समझा दिया कि भाई उसका आंसर चाहे आपसे पूछा जाए या आपके आसी साथी के साथ पूछा जाए और किसी और से पूछा जाए तो भी आंसर एक ही आए। इसी चीज पे ध्यान रखना कि वेल डिफाइन का मतलब यही है, कोई भी क्वेश्चन जिसका आंसर सभी का एक आ रहा हो वही वेल डिफाइन हो सकता है और कुछ भी नहीं हो सकता। तो ध्यान से सुनिएगा। अब यहाँ पर आप देखिए, तो सेट्स में वही बात हमें ध्यान रखनी है। कैसे? द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉय ऑफ योर क्लास, इस चीज का मतलब क्या है? मैं बालक प्रिंसिपल आपकी क्लास में गया और उसने पूछा कि बताओ आपकी क्लास में कितने बच्चे हैं, तो ऐसा थोड़ी होगा कि एक स्टूडेंट बोलेगा 14 है, दूसरा बोलेगा 15 है, दूसरा बोलेगा 13 है। ऐसा थोड़ी हो सकता है।
अगर क्लास में 14 स्टूडेंट है तो सभी का आंसर क्या आएगा? 14 14 14 14, यही तो आएगा। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? इसी तरीके से द कलेक्शन ऑफ इवन इंटीजर, अगर आपसे पूछे कि बताओ इवन इंटीजर का कलेक्शन बताओ, तो आपका आंसर ही वही आएगा, मेरा आंसर ही वही आएगा। मैं भी वही बोलूंगा 2 2 4 6 -2 -4 -6 गोस टू इनफाइनाइट, माइनस में गोस टू इनफाइनाइट, प्लस में। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? तो आपने देखा इसका आंसर और इसका आंसर कोई भी पूछे तो एक ही आ रहा है, तो हम ये कह सकते हैं ये वाला कलेक्शन और ये वाला कलेक्शन दोनों के दोनों वेल डिफाइन है। बात समझ में आ जानी चाहिए। उसके बाद हमने कहा द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजर एनिमल इन द वर्ल्ड। भाई किसी ने आपसे पूछा कि बताओ आपके हिसाब से कितने कलेक्शन, मतलब डेंजर एनिमल्स का, मोस्ट डेंजर एनिमल का कलेक्शन आपके हिसाब से क्या होगा? तो ये तो इंसान की सोच पर है। मुझे भैया शेर खतरनाक लगता है, कोई किसी को भालू खतरनाक लगता है, तो ऐसा थोड़ी हो सकता है कि मोस्ट डेंजर की डेफिनेशन हर इंसान की एक ही हो। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं क्या ये वेल डिफाइन है? क्या यहाँ पर सभी का आंसर सेम हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो हम ये कहेंगे दिस इज नॉट ए वेल डिफाइंड स्टेटमेंट, जो इस तरीके का कलेक्शन सेट नहीं होगा। The collection of question in the chapter, the collection of question in the chapter। तो बात समझ में आ रही है? अब भाई आपकी क्लास में गए, सर आए, बताए भाई, आप सर ने पूछा कि बताओ कितने चैप्टर है, तो जितने भी स्टूडेंट क्लास में बैठे हैं सबका आंसर एक ही तो आएगा। जैसे मान लो 11th मैथ में 13 चैप्टर है या 16 चैप्टर है, 12th मैथ में 13 चैप्टर है, तो ऐसा थोड़ी हो सकता है आप तो बोलोगे 13 है, बगल वाले ने बोला 12 है, ऐसा थोड़ी हो सकता है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? इसलिए ये कलेक्शन जो है वो बिल्कुल वेल डिफाइन है, क्योंकि सभी का आंसर एक ही आएगा। बात क्लियर हो गई? ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद है द कलेक्शन ऑफ नॉवल ऑफ मुंशी प्रेमचंद। भाई आपसे पूछा गया कि मुंशी प्रेमचंद ने क्या क्या नॉवल लिखे, तो भाई आप बताओ इसका आंसर क्या आपका अलग आएगा, मेरा अलग आएगा क्या, किसी और का अलग आएगा क्या? सभी का एक ही आंसर आएगा कि भाई जो जो मुंशी प्रेमचंद ने नॉवल लिखे सब सेम ही बताएंगे। तो बताओ ये वाला जो कलेक्शन है या ये वाली जो लाइन है ये वेल डिफाइन है या नहीं है? तो आप कहोगे दिस इज द वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट, सो द सेट्स इज द कलेक्शन इज नोन एज ए सेट। बात मेरी समझ आ रही है? ठीक है, आगे बढ़ो। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी तक आपने समझा किसे सेट कहते हैं? मैं फिर बोलूंगा द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड का मतलब मैंने बता दिया कि जिसका आंसर सभी का एक है, मतलब ये समझ लें। अब हम बात करेंगे हाउ टू रिप्रेजेंट कलेक्शन या हाउ टू रिप्रेजेंट सेट्स। सेट्स कैसे रिप्रेजेंट हो सकते हैं? तो प्यारे बच्चों, सेट्स को दो प्रकार से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। पहला रोस्टर फॉर्म और दूसरा सेट बिल्डिंग फॉर्म। सेट्स को हम दो प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पहला रोस्टर फॉर्म और दूसरा सेट बिल्डिंग फॉर्म। सर ये रोस्टर फॉर्म क्या है, सेट बिल्डिंग फॉर्म क्या है? आप लोग इस बात को ध्यान से समझ लिए भैया। रोस्टर फॉर्म को मतलब है लिस्ट फॉर्म। ये प्रोफेसर रोस्ट ने दी थी। आपको जितने भी डेटाज हैं वो सारे के सारे की लिस्ट फॉर्म में लिखने हैं, सेट्स को लिस्ट के रूप में रिप्रेजेंट करना है, और यहाँ पर जितने भी डेटा है उसे एक स्टेटमेंट के रूप में रिप्रेजेंट करना है। समझ नहीं आ रहा तो समझिए। जैसे किसी ने कहा कि हमारे को
ध्यान से मेरी बात सुने और समझे। सेट बिल्डिंग फॉर्म, जैसे मान लो मैंने कहा सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो आप क्या करेंगे, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डिंग फॉर्म में लिखना है। तो मैंने कहा कि ये तो एक लिस्ट फॉर्म है, यानी लिस्ट बनानी है आपको। लिस्ट कैसे, लिस्ट मतलब एक लिस्ट टाइप में होता है टेबल टाइप में। तो टेबल आपने बनाई भाई नेचुरल नंबर क्या, तो नेचुरल नंबर जितने भी सारे एक लिस्ट के रूप में लिख दिया 1 2 3 4 5 6 और गोस टू इनफाइनाइट। तो हमने लिखा 1 2 3 4 और ये इनफाइनाइटली जा रहे हैं। प्यारे बच्चों इस तरह की जो फॉर्म होती है इसे ही हम रोस्टर फॉर्म कहते हैं। कौन सी फॉर्म कहते हैं बताओ, रोस्टर फॉर्म। और आपको ध्यान में समझना होगा सेट बिल्डिंग फॉर्म किसे कहा जाता है, इसको एक स्टेटमेंट के रूप में लिखना है। कहने का तरीका है कि मैंने क्वेश्चन में पूछा कि आप सेट बिल्डिंग फॉर्म में बताओ किस तरीके नेचुरल नंबर को, सेट बिल्डिंग फॉर्म का मतलब ही क्या है, एक स्टेटमेंट। तो आप नेचुरल नंबर को एक स्टेटमेंट में लिख दो कि भाई हमने माना लेट अज्यूम नेचुरल नंबर इज x, मैंने कहा x सच दैट इस पॉइंट का मतलब, आप 11th क्लास में आए हो, पहली क्लास है, आपको नई नई चीजें सीखनी है, छोटी छोटी बातें सीखनी है। तो एक चीज और समझ लें, इस चीज का मतलब होता है सच दैट। क्या होता है, सच दैट। और ध्यान रखिएगा आपके जो सेट्स है वो इस तरह के ब्रेसेस में लिखे जाएंगे, ठीक है, जो मिडिल ब्रेसेस होते हैं इसमें आपको सेट्स लिखना है। तो x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर। तो यहाँ पर भी इसका भी मतलब वही है x, और यहाँ पर इसका मतलब भी वही है, बट ये एक रोस्टर फॉर्म में है और ये आपके किस फॉर्म में, एक सेट बिल्डिंग फॉर्म में, एक स्टेटमेंट के रूप में है। बात समझ में आ रही है, आइए और देखते हैं। आइए स्टूडेंट आगे बढ़े, उससे पहले कुछ बातें हम और समझ लेते हैं। मैंने आपके सामने एक सेट्स लिखा है और आप इस सेट्स को देखिएगा। अभी बताया था x इज द नेचुरल फॉर्म नंबर, ये एक सेट बिल्डिंग फॉर्म है, ये आपकी एक रोस्टर फॉर्म है। मैं कुछ बातें और समझाना चाहूँगा प्यारे बच्चों। ये जो होते हैं 1 2 3 4, हालांकि इसमें भी लिखे हुए हैं लेकिन इसमें एक स्टेटमेंट के रूप में लिखे हुए हैं, ये इसके एलिमेंट हैं। इसके क्या है, एलिमेंट। तो आपको ये ध्यान रखना होगा, इन्हें एलिमेंट कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। ये जो दो डॉट है, कुछ चीज़ें क्यों सिखा रहा हूँ, क्योंकि 11th क्लास में आए हैं, धीरे धीरे नई चीज़ें आपको जरूरी है और सेट्स पहला ही चैप्टर है। तो जो शब्दावली है, मैथमेटिकल टर्म है, उनका मतलब आपको यहाँ से सीख के चले जाना है। आगे मैं डायरेक्ट लिखूंगा, बार बार नहीं बोलूँगा कि ये सच दैट होता है, ठीक है, क्लियर। तो ये सच दैट कहते हैं इन 2 पॉइंट को, और आपको ये भी समझना है इन्हें एलिमेंट या ऑब्जेक्ट कहते हैं। और उसमें एक और बात आपको समझनी है, ये वाला साइन, ये बिलोंग टू का साइन है, इसे कहते हैं बिलोंग्स टू। इसे हिंदी में इसका मतलब है संबंधित है, बिलोंग्स टू। भाई बिलोंग्स टू का मतलब दो, और आप जानना किसी भी सेट को एक कैपिटल फॉर्मेट में लिखा जा सकता है। कोई भी नाम दे दिया जाता है, एक कैपिटल लेटर दे दिया जाता है, A B C, एन भी दे देंगे, आगे हम बताएंगे नेचुरल नंबर को एन भी बोलते हैं, तो एन भी दे सकते हैं। अभी आगे हम और डिस्कस करने वाले हैं बहुत अच्छे से। यहाँ मैं अभी बिल्कुल शॉर्ट में सिर्फ इंट्रोडक्शन करने आया हूँ, क्योंकि पहली क्लास है, बहुत सारी चीज़ें हम लोग लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए, और बड़ा मजा आने वाला है। बिल्कुल ध्यान सुनिएगा, समझिएगा, और एक कष्ट जरूर कीजिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब का। तो आप ध्यान से समझिए, बिलोंग्स टू का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों। बिलोंग्स टू का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ से संबंधित है क्या। तो मैंने कहा कि बताओ -2 क्या इससे बिलोंग्स करती है, तो आपको भी नहीं करती है। जब नहीं करती है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, नॉट बिलोंग्स टू। किसी भी चीज़ में सुन लेना, किसी भी चीज़ में हम यहाँ पे इक्वल का साइन करते हैं, नॉट इक्वल होता है ना। मैथ में किसी भी चीज़ में ये इस तरीके से काट दिया जाए तो उसे बोलते हैं नॉट इक्वल, नॉट बिलोंग। हरी बात समझ में। तो -2 इज नॉट बिलोंग ऑफ द सेट्स, तो हम यहाँ लगा देंगे नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है। अगर यहाँ हम देखें तो हम कहेंगे बिलोंग्स टू, क्योंकि बिलोंग कर रहा है इससे, ठीक है। क्यों कर रहा है, बात समझ में आ रही है आप लोगों को। तो बिलोंग्स टू का साइन ये है। आज की बात ध्यान रखना, कभी बिलोंग्स टू लिखना हो तो ऐसे लिखेंगे ई, लेकिन ई ऐसा नहीं, ऐसे सी बीच में, ऐसे सी लिखना है और बीच में एक लाइन डाल देंगे। ई नहीं है ये लोग ये लिख ले, ये सी है और सी के बीच में एक लाइन, ठीक है। इस तरीके से करते रहिए। प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। आगे हम बहुत सारी चीज़ें लेके आने वाले हैं। आज पहली क्लास है, आप सब लोग ध्यान सुनते रहिए, समझते रहिए। थैंक यू।